पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 66 की शुरुआत में मुशिन का सीन दिखाया जाता है। मुशिन जंगल के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर भागते हुए सामने क्लिफ आती है। वो उस क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगाता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे जंप करता है, वहीं पर उसे वही मास्टर दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे पर पट्टियां लपेटी हुई है। मुशिन जब क्लिफ के ऊपर से जंप करता है तो उसे रास्ते में वो दिखाई देता है। जंप करने के बाद वो अपने आसपास देखता है और उसे कहता है, मैंने अभी भी क्या देखा। फिर वो उसे कहता है, तुम जो भी हो जल्दी से मेरे सामने आओ। मुशिन सामने की तरफ देख रहा होता है तो सामने कोई भी नहीं होता। जब वो वहाँ पर देखता है तो थोड़ी देर के बाद उसे सामने वही मास्टर नजर आता है। वो सामने खड़ा होता है। मुशिन कहता है, कौन हो तुम। मुशिन फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कौन हो तुम। लेकिन वो उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। उसी वक्त मुशिन की आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। पहले उसे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है और फिर उसे कम्प्लीटली दिखाई देना बंद हो जाता है और उसकी आंखें बंद होते ही वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पीछे दिखाते हैं मास्टर बेक्सो मून खड़े होते हैं। मास्टर बेक्सो मून ने अपनी किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मुशिन को वहीं पर बेहोश कर दिया होता है। फिर वो उसे उठाकर अपनी उसी सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। उसे जंजीरों में बांधा होता है। उन्होंने मुशिन को वहाँ पर बांध कर रखा होता है जबकि वो वहाँ पर कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, 20 साल पहले ये सब कुछ मैंने किया था। मैंने कल्ट वालों को चाइना के अंदर घुसने का रास्ता दिया था। ये सारा मेरा प्लान था क्योंकि म्यूरियम कोलिशन के बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्हें अमन पसंद था और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैं इन सभी को मारना चाहता था। मुझे लगा कि म्यूरियम कोलिशन को खत्म करने के बाद नई जनरेशन आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ब्लड कल्ट वाले अब तुम्हारे एक बंदे के हाथों से ही हार मान जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। इस तरह तुम्हारी वजह से मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो गया। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, तुम भी ये बात सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्लड कल्ट वालों को चाइना के अंदर दाखिल होने में मैंने हेल्प की थी और मुझे ये भी पता है कि तुम कौन हो। मॉस ऑफ वॉल। मुशिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, बेक्सो मून तुम अभी तक जिंदा हो और तुमने मुझे पकड़ा कैसे और यहाँ पर कैसे बांधा है। मुशिन अपनी पावर्स को रिलीज करता है लेकिन वो उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाता। हालांकि मुशिन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो इन बेड़ियों को आसानी से तोड़ सकता है। मुशिन इस बात से काफी हैरान होता है और मास्टर बेक्सो मून से कहता है, तुमने ये सब कुछ कैसे किया। की पावर काम क्यों नहीं कर रही। मैं इन बेड़ियों को क्यों नहीं तोड़ पा रहा। और यहीं पर मास्टर बेक्सो मून मुशिन को जिंदा करने की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, तुमने वहाँ पर ब्लड कल्ट के बहुत सारे लोगों को मार दिया तो उन सारे लोगों की लाशें दरिया के किनारे बहती हुई नीचे की तरफ आई। दरिया का पानी भी उनके खून से लाल हो चुका था जबकि वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। उन्हीं लाशों के ढेर में मुझे एक बहुत ही जख्मी हालत में एक बॉडी मिली और वो बॉडी तुम्हारी थी। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। तुम इतने ज्यादा जख्मी थे कि तुम्हारे पास जिंदा रहने का और कोई चांस नहीं था अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता। तुम्हारी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि जख्मी ना हो। मैंने ब्लड कल्ट वालों को चाइना के अंदर घुसाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें जिंदा रखने का। तुम्हें देखते ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं तुम्हें मारने वाला था। और उसी वक्त वहाँ पर एक मास्टर आया जिसने अपने चेहरे पर पट्टियां लपेटी हुई थी। उसने मुझे कहा कि इसकी जान बचाओ। मास्टर बेक्सो मून इस मास्टर को पहले से ही जानते हैं और उन्हें इसका नाम भी बताया और मुझे भी बताया, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं जाएगा क्योंकि सस्पिशन खत्म हो जाती है। मास्टर बेक्सो मून उसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस बंदे ने क्या किया है। मैं इसको क्यों बचाऊंगा। अगर इसको 2 से 3 बार भी मारा जाए तब भी कम है। इसने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। मैं म्यूरियम कोलिशन को खत्म करना चाहता हूँ। पट्टी वाला मास्टर बेक्सो मून से कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे तुम खो सकते हो। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे पोते हैं। अगर तुम उन सभी को नहीं खोना चाहते, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उन सभी को ना मारूं, तो फिर इसकी जान बचाओ। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, उस दिन मुझे तुम्हारी जान बचाना पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैंने जो कुछ भी प्लान बनाए हुए थे वो सारे के सारे मेरे ऊपर ही भारी पड़ेंगे। इस बंदे ने मुझे हमेशा डरा कर रखा। इसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर पूरे के पूरे चाइना से जितनी भी मुझे मेडिसिन आर्ट्स मिल सकी वो सारी की सारी मेडिकल आर्ट्स को मैंने यूज किया कि तुम्हें जिंदा रखा जा सके। साथ ही मुझे उन सारी टेक्निक्स को भी यूज करना पड़ा जिन्हें म्यूरियम कोलिशन में टैबू माना जाता है और उन्हें बैन किया गया है। हर रोज तुम्हारे ऊपर एक नई टेक्निक को यूज करता था और यही सिलसिला पूरे 1 महीने तक चला। 1 महीने के बाद कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो गया। तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए, अपने आप हील हो गए। सिर्फ तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो जख्म थे वो हील हो गए, बल्कि तुम्हारी बॉडी जवान होना शुरू हो गई। तुम्हारी बॉडी की पूरी अपीयरेंस ही चेंज हो गई। तुम जो कि एक 40 साल के बुढ़े हुआ करते थे अचानक से 20 साल के लड़के बन गए। मैं भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान था। ये या तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन थी या फिर रिवर्स एजिंग थी। मैं अभी तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था या फिर तुम्हारी बॉडी की स्पेशल की पावर की वजह से हुआ था। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम दोबारा 20 साल बाद जिंदा कैसे हुए। तुम मौत के दरवाजे से वापस आए हो और दोबारा से 20 साल की बॉडी में आ गए हो। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। 20 साल पहले जब तुम्हारी बॉडी रिवर्स एजिंग की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वापस आ गई थी लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस वापस नहीं आई, यानी कि तुम बेहोश थे। तुम्हें होश नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें होश में लाना भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे सिर्फ इतने ही ऑर्डर थे कि तुम्हें जिंदा करना
है ना सिर्फ तुम्हें होश में लाना है, और अगर तुम होश में आ भी जाते तो मेरा काम यही था कि तुम्हें दोबारा से बेहोश करना है। तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा यंग हो चुकी है, साथ ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी तुम अपनी की पावर को यूज करते हुए इन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हालांकि तुम्हारे पास की पावर तो अभी भी सेम है और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ सोल रीपर टेक्निक की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है, एक मैजिकल स्पेल। जब तुम बेहोश थे तभी तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये स्पेल कास्ट कर दिया गया था, लेकिन 20 साल पहले मैं इस स्पेल को ठीक तरह से कास्ट नहीं कर पाया था। हालांकि उस वक्त ये स्पेल मैं कास्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और तुम्हें मौका मिल गया वहाँ से भागने का। और मुझे नहीं पता कि अगले 20 साल तुमने कहाँ पर गुजारे, लेकिन आज तुम दोबारा से मेरे हाथ में लग गए हो और आज मैं इस स्पेल को बिल्कुल ठीक तरह से कास्ट करूंगा और तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल से इसकी तैयारी की है। मास्टर बेक्सो मून के हाथ में कुछ नीडल्स होती है, वो अपनी नीडल्स को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और मोशन के सामने खड़े होकर कहते हैं, एक बार मैं सोल रीपर स्पेल को तुम्हारी बॉडी के ऊपर कास्ट कर दूं, उसके बाद म्यूरियम कोलिशन में जितने भी लोग हैं जिनको मैं मारना चाहता हूँ उन सभी को तुम्हारे हाथों से मरवाऊंगा। मोशन में उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन मास्टर मून अपनी उन नीडल्स को उसके ऊपर फेंक देते हैं और वो सारी की सारी नीडल्स मोशन की बॉडी के ऊपर जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट हो जाता है और मोशन को ऐसे लगता है जैसे कि वो एक बहुत ही गहरी खाई के अंदर गिर रहा है। मास्टर बेक्सो मून उस स्पेल को कास्ट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं उस गुफा के अंदर से, क्योंकि बाहर पटी वाला मास्टर खड़ा होता है। मास्टर बेक्सो मून काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेल को कास्ट किया है, इसकी वजह से एनर्जी जाया हुई है, जिसकी वजह से वो थक चुके हैं। सोल रीपर स्पेल को कास्ट करने के बाद ये बिल्कुल हिप्नोटाइसिस की तरह काम करता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए एक बेल की जरूरत है, क्योंकि उस पट्टी वाले मास्टर के पास रखी हुई है। वो उस बेल को उठाते हैं और उसको झुंझुनाते हैं। उस बेल के बजने के साथ ही मोशन की तरफ दिखाते हैं। मोशन की आंखें सुर्ख रंग की चमकना शुरू हो जाती हैं और मोशन उनकी कंट्रोल में आ जाता है और वो चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब ये तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। ये एक किलर बन चुका है, एक वफादार किलर, जिससे तुम जो चाहे वो करवा सकते हो, जिसे चाहे मरवा सकते हो। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। अब मुझे यहाँ से जाने दो, 20 साल तक मैं यहाँ पर कैद रहा हूँ। वाला मास्टर से कहता है, ठीक है, तुमने वाकई में अपना काम पूरा कर दिया है। तुमने पास्ट में यानी कि जो कुछ भी किया है और आज जो कुछ भी किया है, इसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया जाएगा। ये सब कुछ एक सीक्रेट रहेगा। अब तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर बेक्सो मून उसकी बात सुनने के बाद उस केव से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर चले भी जाते हो तो बाहर कुछ भी नहीं बदला। 20 साल पहले जैसे लोग थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इन लोगों से तुम नफरत करते थे वो अभी तक जिंदा हैं। और मुझे नहीं लगता कि ब्लड कल्ट वाले भी अब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तुम वहाँ पर भी नहीं जा सकते। और साथ ही वो मास्टर कहता है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ के लोगों को तुम पसंद नहीं करते, 20 साल बाद वहाँ पर जाकर अकेले मौत मरने का क्या फायदा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे रहोगे। कभी तुम म्यूरियम कोलिशन की शान हुआ करते थे, तुम एक लीडर हुआ करते थे। मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो रिकॉर्ड्स में लिख दिया गया है कि बेक्सो मून मर चुका है, 20 साल पहले वो कहीं गायब हो गया था, वही सब कुछ ठीक है। हमें हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही वो बेल को बजाता है। जैसे ही वो बेल को बजाता है, मास्टर बेक्सो मून भी बेल को सुन के वहीं पर रुक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो अब मरने वाले हैं। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं, मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और मास्टर बेक्सो मून को वहीं पर मार डालता है। इससे नेक्स्ट वाला सीन ब्लड कल्ट सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर पट्टी वाला मास्टर ब्लड कल्ट सेक्टर के लीडर के पास आता है। वहाँ पर सारे के सारे असैसिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चलता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एल्डर वहाँ पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। एल्डर के हाथ में एक लेटर होता है। एल्डर उसे कहते हैं, क्या ये वाला मैसेज तुमने हमें भेजा है। एल्डर उसे कहते हैं, तुम तो एक चाइनीज हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग चाइना के दुश्मन हैं। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है, हाँ ये लेटर मैंने भेजा है। एल्डर उसे कहते हैं, इसके ऊपर जो सील लगी हुई है वो मास्टर बेक्सो मून की है, जो कि 20 साल पहले गायब हो गया था। उसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की थी चाइना में घुसने में। हमारे पास उसके नाम का लेटर क्यों है। ये मत कहना कि तुम ही मास्टर बेक्सो मून हो, कि तुम उसकी तरह के बिल्कुल भी नहीं दिखते। कौन हो तुम। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है, ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये वाली बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो हासिल करने में जो तुम लोग पिछले 20 साल से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों की हेल्प तभी करूंगा जब तुम अपने सेक्टर के लीडर से मेरी मुलाकात करवाओगे। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एल्डर उसकी बात सुन के पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसे चाइनीज कीड़े मकोड़े सभी एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा वीक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, एक असैसिन जंप करते हुए इस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि पट्टी वाले मास्टर अपनी तलवार निकालते हैं और उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। एल्डर भी उसकी इस हरकत को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। पट्टी वाला मास्टर कहता है, तुम्हें लगता है कि चाइनीज कीड़े मकोड़ों की तरह है, क्या तुम्हें वार ऑफ गॉड यानी कि मोस्ट ऑफ वॉल, क्या तुम्हें वो
भी एक कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है। एल्डर भी उसकी बात सुन के बहुत सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भी वार ऑफ गॉड को अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि वहीं पर लीडर की तरफ भी दिखाते हैं। मोसोवोल का नाम सुनते ही लीडर की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं क्योंकि 20 साल पहले लीडर ने उसी से मार खाई थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 67 की शुरुआत में म्यूरिम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मैसेंजर कबूतर आता है और उस कबूतर के साथ एक मैसेज होता है। भिखारी जैंग को वो मैसेज दिया जाता है। भिखारी जैंग उससे पूछता है मैसेज देने वाले से, ये मैसेज कहाँ से आया है। वो बंदा कहता है ये मैसेज भी मुकडू ने भेजा है। भिखारी जैंग कहता है लेकिन उसने ये कौन सी लोकेशन से भेजा है। मैसेज लाने वाला बंदा उसे कहता है सेक्टर लीडर, ये उसने चूजियन ब्रांच से भेजा है। उसकी बात सुनते ही भिखारी जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे साथ एक जैसे 3 मैसेजेस आए हैं और तीनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। तीनों में मोशन के बारे में ही बताया गया है। मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं चीजियन ब्रांच नैमगंग फैमिली के पैलेस से बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ आधे दिन की दूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारी नैमगंग फैमिली की हो। साथ ही नेक्स्ट सीन कोलिशन के मेन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कोलिशन के लीडर से कह रहे होते हैं ये मसला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। हमारा जोंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर वो पागल हो चुका है। वो बिल्कुल एक किलर की तरह रास्ते में आने वाले सभी को मारता जा रहा है, चाहे वो हमारे असैसिन्स ही क्यों ना हो। अभी तक 5 बड़ी फैक्शंस के ऊपर वो हमला कर चुका है और बहुत सारे एल्डर्स को मार चुका है। उनमें से एक एल्डर कहते हैं मैंने सुना है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं तुम बस भी करो, जितने वो उतनी ज्यादा बातें, वो अकेला ही है। फिर उनमें से एक एल्डर कहते हैं चाहे वो अकेला हो या फिर उसके साथ बहुत सारे लोग हों, लेकिन जहाँ पर भी अटैक हुआ है उन सभी के अटैक पैटर्न बिल्कुल एक जैसे हैं और हमें पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये उसी ने किया है, उसी भगोड़े ने। वो सारे लोग अंदर बैठ कर बहस कर रहे होते हैं जबकि कोलिशन के लीडर बाहर खड़े होते हैं भिखारी जैंग के पास। वो भिखारी जैंग से पूछ रहे होते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो गए ये सब कुछ उसी ने किया है। भिखारी जैंग कहता हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ क्योंकि जिस बंदे ने ये सारे मैसेजेस भेजे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। उसका नाम मुकडू है और वो तो जंगल के अंदर से एक चूहे को भी ढूंढ सकता है। ये तो फिर एक वाइस कमांडर है। मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये जोंगचियन ग्रुप के वाइस कमांडर ने किया है। कोलिशन के लीडर भी जब बात सुन के बहुत सा हैरान होते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं मोशियन ऐसा कैसे कर सकता है। वार ऑफ गॉड ने मुझसे कहा था मैं अपने सारे असैसिन्स को वापस बुला लूं क्योंकि वो उन सारे निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहता, क्योंकि अगर वो उसके रास्ते में आएंगे तो वो उसके हाथों मारे जाएंगे। कोलिशन लीडर कहते हैं फिर वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतने सारे निर्दोष लोगों को क्यों मारेगा। भिखारी जैंग कोलिशन लीडर से कहता है ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है लेकिन मुझे लगता है कि वो इस वक्त नैमगंग फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सुनते ही कोलिशन के लीडर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और साथ ही नेक्स्ट सीन नैमगंग फैमिली का दिखाया जाता है। नैमगंग फैमिली के रात के वक्त का वक्त होता है। कुछ गार्ड्स दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं जबकि मुशिन वहीं पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आता है। वो सारे उसे देख लेते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात के वक्त तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। वो जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं ये म्यूरिम कोलिशन की सबसे बड़ी फैमिली नैमगंग फैमिली का पैलेस है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। जबकि मोशन तो हिप्नोटाइज्ड है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। वो सिर्फ गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी गार्ड्स को मार देता है। फैमिली लीडर भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं अब ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं। कुछ गार्ड्स भागते हुए फैमिली लीडर के पास आते हैं और कहते हैं फैमिली लीडर आपको यहाँ से निकलना होगा, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। फैमिली लीडर उसे कहते हैं मुझे पूरी बात बताओ, यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन है जहाँ पर जो हम पर अटैक कर रहा है। वो गार्ड फैमिली लीडर से कहता है वही जिसके बारे में बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से फैक्शन के ऊपर जो अटैक कर रहा है। जोंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो भी सारी बात उन्हें बता ही रहा होता है कि उसी वक्त मुशिन आगे बढ़ता है और उस गार्ड के चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे जमीन के ऊपर पटक देता है और उसका सर फोड़ देता है। वो वहीं पर मर जाता है। वहीं से और भी बहुत सारे गार्ड्स निकल कर आ जाते हैं, उनके हाथ में तलवारें होती हैं। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं इसे मेन हॉल की तरफ मत जाने देना जहाँ पर हमारे फैमिली लीडर है। जबकि मुशिन भी चिल्लाकर आगे बढ़ता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर गैलरी में जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। फैमिली लीडर भी बहुत सा हैरान परेशान होता है। वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मुशिन खड़ा होता है। वो मुशिन को इस तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन मैग्यू क्लैन का दिखाया जाता है। मैग्यू क्लैन के दरवाजे के बाहर हान सुजिन इंतजार कर रही होती है। वो सामने के रास्ते की तरफ देख रही होती है जहाँ से उसे लगता है कि मोशियन जहाँ पर आने वाला है। मास्टर डूबोन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी तक मोशियन का यहाँ पर इंतजार कर रही हो। हान सुजिन उनसे कहती है पूरे 10 दिन हो चुके हैं, मोशियन के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मास्टर डूबोन कहते हैं जब मैं कोलिशन से निकला था तो कोलिशन के लीडर ने कहा था कि वो भी मोसोवोल के ऊपर नजर रखेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी आएगा। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता तो कोलिशन के लीडर मुझे मैसेज जरूर भेज दे। उसी वक्त मैग्यू क्लैन के अंदर से डैम्बिक भागता हुआ आता है और कमांडर से कहता है कमांडर आपके लिए एक मैसेज आया है और ये कोलिशन से आया है। मास्टर डूबोन और हान सुजिन दोनों ये बात सुन के काफी ज्यादा
हैरान हो जाती हैं कि आखिर उस मैसेज में क्या होगा। नेक्स्ट सीन ब्लड कल्ट वालों के हाइड आउट का दिखाया जाता है। यहाँ पर वो पट्टियों वाला मास्टर ब्लड कल्ट के लीडर से मिलता है। ब्लड कल्ट के लीडर से कहते हैं तो आज मुझे पता चला कि बेक्सटियो मून कहाँ पर था। पिछले 20 साल से तुमने उसे कैद करके रखा हुआ था। पट्टियों वाला मास्टर कहता है ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको कैद किया था। पट्टियों वाला मास्टर कहता है मैं यहाँ पर बेक्सू मून की जगह पर आया हूँ। बेक्सू मून ने तुम्हें चाइना के अंदर घुसने का एक मौका दिया था, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। लास्ट टाइम जिस बंदे ने यानी कि सर मोसोवोल ने तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। कल्ट के लीडर से कहते हैं मुझे ये बात पता है कि 20 साल पहले भी उसने एक स्पेशल टेक्निक को मोसोवोल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उस टेक्निक को सही तरह से मास्टर कर सके, इसी वजह से वो फेल हो गया था। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है हाँ मुझे पता है, वो इस बार भी सोल रिपल टेक्निक को फार्म करने में फेल हो गया, लेकिन हम लोग कामयाबी के साथ उसके माइंड को कंट्रोल कर पाए हैं। इस वक्त वो हिप्नोटाइज्ड है और वो हमारे कंट्रोल में है। कल्ट के लीडर उसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे कल्ट वालों के साथ हाथ मिलाने के लिए आए हो? कल्ट के लीडर उसे कहते हैं हमने बेक्सू मून को बहुत ज्यादा इनाम देना था अगर हम लोग चाइना के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते। बेक्सू मून तो मर चुका है, उसकी जगह पर हम तुम्हें डबल अमाउंट देंगे, इतना भी हम बेक्सू मून को देने वाले थे। क्या तुम्हें पता है कि 20 साल पहले हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था, हमारे कल्ट की पावर बिल्कुल खत्म होने के बराबर हो गई थी, मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। हमारी कल्ट की पूरी हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला दिन था। टीम वाला मास्टर कहता है मुझे लगता है कि हिस्ट्री को दोबारा लिखने का वक्त आ चुका है। इस बार हम लोग दोबारा अपने हाथों से हिस्ट्री को लिखेंगे, एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें ब्लड कल्ट वालों ने चाइना के ऊपर अटैक किया और सभी को मारकर चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। कल्ट के लीडर उसकी बात सुनते ही खुश हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक चाइनीज हो और तुम अपने चाइना को हमारे हवाले कर रहे हो? पट्टी वाला मास्टर कहता है मेरा चाइना के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, हालांकि मैं चाइना में पैदा हुआ और एक चाइनीज हूँ। कल्ट के लीडर और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तुम पीछे नहीं हट सकते। और साथ ही कल्ट के लीडर जंग का ऐलान कर देते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए। उनके पास जितने भी कल्ट के मेंबर होते हैं उन सभी से कहते हैं मेरे सारे के सारे वॉरियर्स जाग जाओ, वक्त आ चुका है चाइना के ऊपर अटैक करने का और चाइना में कत्ले आम मचाने का। नेक्स्ट सीन में हांसुजिन और मास्टर डूवोन को दिखाते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ कोलिशन के उस मैसेज को पढ़ने के बाद भागते हुए कोलिशन की तरफ ही जा रहे होते हैं। सॉरी, कोलिशन की तरफ नहीं, शायद नैमगंग फैमिली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुशिन कहाँ पर है। वो लोग अभी भागते हुए जा रहे होते हैं कि रास्ते में मास्टर वैंगैम खड़े होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर डूवोन मास्टर वैंगैम से कहते हैं सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मास्टर वैंगैम भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं डूवोन, हांसुजिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मास्टर वैंगैम उन्हें सारी की सारी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम गॉड ऑफ वार ने नैमगंग फैमिली के ऊपर अटैक किया था और नैमगंग फैमिली के जो लीडर हैं मरते मरते बचे हैं और वो वहाँ से भाग निकले हैं, इसलिए मुशिन उनको मारने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन नैमगंग फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है। नैमगंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद माउंट हुआ फैक्शन, जोंगनम फैक्शन और उसके बाद मोजोंग फैमिली सभी के ऊपर मुशिन ने अटैक किया है। चाहे एक छोटी फैक्शन हो या फिर मीडियम साइज की फैक्शन हो, उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज बर्दाश्त कर लिया। छोटी साइज की जितने भी फैक्शंस हैं वो तो तकरीबन एलिमिनेट ही हो चुकी हैं। मास्टर डूवोन मास्टर वैंगैम से कहते हैं अगर मोजियोन ने इतने सारे लोगों को मारा है तो इसका मतलब इन सारी की सारी फैक्शंस के अंदर ब्लड कल्ट के लोग होंगे, इसीलिए उन्हें सबको मारा है। वैंगैम कहता है मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो चुका है गॉड ऑफ वार जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे निर्दोष लोगों को भी मारा है जिनका ब्लड कल्ट के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उन सभी को मार रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उसके ब्रेन को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ तक कि हमारी म्यूरियम कोलिशन के लोग और उसके अपने जोंगचियोन ग्रुप के लोग भी अगर उसके करीब जाएंगे तो वो उनके ऊपर भी अटैक करता है। हांसुजिन कहती है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सब कुछ किसी और ने किया हो और मोसोवोल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा हो। मास्टर वैंगैम कहते हैं मैंने कहा ना कि हम लोग इस बात को साबित कर चुके हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है वो मुशिन ही है। हांसुजिन कहती है लेकिन मैं इस तरह आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकती, मुझे उसे पर्सनली देखना है, मैं उसे खुद देखूंगी उसके बाद यकीन करूंगी। मास्टर वैंगैम कहते हैं नहीं तुम उसके सामने नहीं जा सकती, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी जो भी उसके करीब जाता है 50 फीट के करीब वो उसे मार डालता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता कि हमें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा। हांसुजिन कहती है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए मुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी तो आप सब लोग मुशिन के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। मास्टर डूवोन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे कहती है सर आपको पता है कि अगर मोशियोन नहीं होता तो मुझे अब तक किसी ने भी मार दिया होता, क्योंकि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, उसने मेरी कई बार जान बचाई है, इसलिए मुझे भी उसकी जान बचाना है। फिर वो मास्टर वैंगैम से कहती है मुझे बताएं वो इस वक्त कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन एक छोटी फैक्शन का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स की लाशें पड़ी होती हैं और वो मुशिन ने वहाँ पर तबाही मचाई होती है। तो सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऊपर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कितनी
ज्यादा तबाही मची है। जो बंदा उसके ऊपर नजर रखे हुए था वो उन सबको बताता है। आज सुबह सुबह मोशिन यहाँ पर पहुंचा था और यहाँ पर आकर एक फाइट हुई। मैं इसको फाइट नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उस सबको मार डाला। मास्टर वैंग गैम कहते हैं क्या वो अभी भी वहीं पर है उसी बिल्डिंग के अंदर? वो असैसिन उनसे कहते हैं जी सर, वो अभी भी वहीं पर है, इसी घर के अंदर है, वो अभी तक बाहर नहीं निकला। हांसुजिन आगे बढ़ने लगती है। डैमबेक उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हांसुजिन उसे कहती है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ और वो मुझे मार डालता है, इससे मैग्यू क्लैन और कोलिशन के दरमियान में फिर से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्टोरी बताने के लिए जिंदा रहो। तुम मैग्यू क्लैन को बताना कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया था। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोजियोन एक छोटी फैक्शन के अंदर है जहाँ पर उसने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया है और वो अभी तक वहीं पर है, वहीं से बाहर नहीं निकला। हांसुजिन वहाँ पर जाने लगती है। डैमबेक उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हांसुजिन उसे कहती है नहीं, आज तुम मेरे साथ नहीं आओगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई ना कोई ऐसा हो जो कि मैग्यू क्लैन के लोगों को ये बात एक्सप्लेन कर सके कि मैं वहाँ पर अपनी मर्जी से गई थी, इसने मुझे फोर्स नहीं किया था, वरना मैग्यू क्लैन में और कोलिशन वालों के दरमियान में दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डैमबेक उसे कहता है तुम कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। हांसुजिन उसे कहती है हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, अभी मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुको। फिर हांसुजिन आगे बढ़ती है और मास्टर से कहती है, मास्टर डुवॉन से कहती है मास्टर अब मुझे नहीं रोकेंगे। मास्टर डुवॉन उसे कहते हैं मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कह लूँ तुम मेरे कहने पर नहीं रुकोगी। हांसुजिन हल्का सा मुस्कुराती है और उनसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो सारे असैसिन्स कहते हैं मास्टर्स आप इसको क्यों नहीं रोक रहे, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और उसके करीब जो भी जाएगा वो उसको मार डालेगा, फिर चाहे ये लड़की क्यों ना हो। ये लड़की वहाँ पर जाकर सिर्फ सुसाइड करने वाली है और कुछ भी नहीं, इसके वहाँ पर जाने से हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे के सारे आगे से खामोश होते हैं और कोई भी प्रिंसेस को रोकने को तैयार नहीं है, जबकि हांसुजिन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और वहीं पर मोशिन को भी दिखाते हैं। मोशिन उसी घर के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो वहाँ पर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हांसुजिन चलती हुई उसी तरफ जा रही होती है, जबकि उस रूम के अंदर से मोशिन की पावर रिलीज हो रही होती है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हांसुजिन कहती है ये वाकई में मेरा मोजियोन है और इसकी बॉडी के अंदर से जो की पावर निकल रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा मर्डरस हो रहा है, इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने वाला है। मैंने पहले कभी भी किसी के मारने के इंटेंट को इतना ज्यादा प्रेशर के साथ महसूस नहीं किया। हांसुजिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसी वक्त मोशिन की तरफ भी दिखाते हैं। मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस घर की छत को तोड़ते हुए जंप करते हुए बाहर निकल आता है। वो छत के ऊपर खड़ा होता है। हांसुजिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो मोजियोन ही है, लेकिन मोजियोन तो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसकी आंखें भी सुरह रंग की चमक रही होती हैं। जैसे ही वो उसकी सुरह आंखों की तरफ देखती है तो हांसुजिन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए छत के ऊपर से जंप लगाता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन हांसुजिन बड़ी स्पीड के साथ अपने आप को उसके पंच से बचा लेती है और उसके पीछे चली जाती है। हांसुजिन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है और कहती है आखिर मोजियोन के साथ हुआ क्या है, क्या ये वाकई में मेरा मोजियोन है या फिर ये कोई और है। हांसुजिन अपने आप से कह रही होती है क्या ये वाकई में वही मोजियोन है, ने अभी भी मुझे मारने की कोशिश की है जो कि मेरा बहुत सा ख्याल रखता था। मोशिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मोशिन अपने वन स्टेप को यूज करते हुए हांसुजिन पर पंच मारता है, जबकि हांसुजिन भी जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर उसके पंच को ब्लॉक करती है। साथ ही हांसुजिन उसे कहती है यार ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी बॉडी इस तरह चेंज हो गई है, तुम एक मॉन्स्टर कैसे बन गए, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। लेकिन मोशिन को कोई भी उसकी बात समझ नहीं आ रही। मोशिन फिर से अपने दूसरे हाथ से उसे पंच मारता है और हांसुजिन पीछे की तरफ गिर जाती है। हांसुजिन चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें अपने आपे में वापस आना पड़ेगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ, मैं डेंस योन हूँ, तुम्हारी हांसुजिन, तुम्हारी पुरानी दोस्त मास्टर डेंगा की पोती। लेकिन मोशिन उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। हांसुजिन फिर से चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हांसुजिन के नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मास्टर वैंग गैम, मास्टर डुवॉन जो कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, असैसिन्स ग्राउंड के ऊपर हाथ लगाकर देख रहे होते हैं और कहते हैं जमीन बहुत ज्यादा हिल रही है, लगता है कि उनकी फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से ग्राउंड अभी तक शेक कर रहा है। असैसिन कहता है मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फाइट्स देखी हैं, ये फाइट सबसे ज्यादा फियर्स है, मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट पहले कभी नहीं देखी। गॉड ऑफ वार तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ही, लेकिन वो मैग्यू क्लैन की लड़की वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि उसका सामना कर पा रही है। मास्टर वैंग गैम भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और मास्टर डुवॉन से कहते हैं मोजियोन तो हांसुजिन को भी नहीं पहचान रहा, हमें लगा था शायद वो उसको पहचान
जान जाए और अपने आपे में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर उसने प्रिंसेस को मार दिया तो फिर मैग्यू क्लैन वालों को क्या जवाब देंगे? मास्टर डूवॉन भी उसकी बात सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि डैमबेग भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है अपनी प्रिंसेस की वजह से। मोशिन ने अपने लास्ट अटैक की वजह से जब अपनी की पावर को रिलीज किया था, हान सुजिन गिर गई थी। वहाँ पर नीचे की तरफ दिखाते हैं तो बहुत ही गहरे गड्ढे बन जाते हैं। मोशिन क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, जबकि हान सुजिन भी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। हान सुजिन मोशिन से कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है, सभी रिलीज करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जाते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम अपने इस पागलपन के दौरे से बाहर नहीं निकल आते, दोबारा से मेरे वही मोशियन नहीं बन जाते जो कभी पहले हुआ करते थे। हान सुजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है पीछे हटने का। मोशिन भी बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हान सुजिन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। मोशिन जो कि बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त पंच मारता है हान सुजिन के ऊपर, और वहाँ पर दिखाते हैं एक जबरदस्त धमाका होता है। वो वाला धमाका पहले वाले धमाके से बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन एक पहाड़ी का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर स्वांगवॉल को दिखाते हैं। पूरी सीरीज में मास्टर स्वांगवॉल को पहली बार दिखाया जा रहा है। मास्टर स्वांगवॉल वही बंदा था जिसने मास्टर डैंगॉक को मारा था, जो उस वक्त म्यूरिम कोलिशन का लीडर हुआ करता था, और साथ ही ये वून ह्यून का मास्टर भी है। वून ह्यून अपने मास्टर से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहते हैं, वून ह्यून, लगता है कि तुम अपने दोस्त की वजह से काफी परेशान हो, इसलिए तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। वून ह्यून अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, इससे पहले कि आप मुझसे कोई बात करें, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। मैंने आपको अपने दोस्त मोशियन के बारे में नहीं बताया, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। इसके लिए आप जो भी मुझे सजा देना चाहेंगे, मैं उस सजा को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना है। उसके मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, तुम्हें ये बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मोशियन ही गॉड ऑफ वॉर है। वून ह्यून भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, मास्टर, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कौन है, क्योंकि वो तुमसे मिलने से पहले काफी अर्सा पहले मेरे पास आया था इस पहाड़ी के ऊपर, और आते ही उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसने साथ ही मेरे साथ मजाक करते हुए कहा कि क्या मास्टर डैंगॉक की आत्मा मुझे आकर तंग करती है, और उसी ने मुझे कहा था उसको मारने के बाद अब मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी पहाड़ी के ऊपर काटनी है। हालांकि वो बहुत ज्यादा यंग बॉडी के अंदर था, लेकिन उसने मेरे साथ ये वाला मजाक करके इस बात को साबित कर दिया कि वही मोसोवॉल है, कि मोसोवॉल के अलावा मुझसे इस अंदाज में कोई भी बात नहीं कर सकता। वो न्यून कहता है, तो मास्टर, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुम उसी वक्त मेरे पास आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है। वो न्यून कहता है, मास्टर प्लीज, आपको इस तरह का मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताएं, मैं पहले ही काफी ज्यादा परेशान हूँ कि आखिर गॉड ऑफ वॉर को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकता है। वो न्यून अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मुझे लगता है कि आपको इस सारे की वजह पता है, आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, ऐसे तो मुझे वजह के बारे में नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर हमें इस वजह के बारे में पता भी होता तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कर सकता है तो वो खुद मोशिन है। तुम्हें पता है कि 20 साल पहले भी वो चाइना से इतना ही ज्यादा प्यार करता था, और चाइना के लोगों से इन लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया, उसने अपनी जिंदगी के 20 साल दांव पर लगा दिए। मुझे लगता है कि इस बार भी वो अपनी मदद खुद ही करेगा और वो दोबारा से चाइना के लिए अपने ऊपर हावी आएगा, अपने आपे में दोबारा से आ जाएगा, वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। वो न्यून कहता है, मास्टर, आपका इस बात से क्या मतलब है कि वो वापस आने वाला है? मास्टर स्वांगवॉल पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, वो न्यून, चलो हमें भी म्यूरिम कोलिशन में चलना है। आज मुझे ये पहाड़ी बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, आज मुझे यहाँ से नीचे उतरना है। पिछले 20 साल से मैं यहीं पर हूँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है म्यूरिम कोलिशन में बहुत सारी तब्दीलियां करने का। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग वाली जगह का दिखाया जाता है। वो असैसिन जो कि ग्राउंड के ऊपर हाथ रख के ग्राउंड के हिलने को महसूस कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और उन सबसे कहता है, ग्राउंड का हिलना बंद हो चुका है, लगता है कि उन दोनों की फाइट एंड हो चुकी है, दोनों में से एक तो मर गया है, इसी वजह से ये फाइट खत्म हुई है, लेकिन सामने बहुत ज्यादा धुआं है इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर वैंग गैम भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, मुझे देखना है कि सामने क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त जरा भी हवा नहीं चल रही, वहाँ से ये सारा धुआं उड़ जाता। डैमबेक और मास्टर डूवॉन भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं क्योंकि उन सभी को देखना है कि सामने क्या हुआ है। जब डैमबेक से रहा नहीं जाता तो वो आगे बढ़ जाता है और कहता है, मैं वहाँ पर प्रिंसेस को देखने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मास्टर डूवॉन भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मुझे भी जाकर देखना चाहिए, मैं इनका कमांडर हूँ। मास्टर डूवॉन भी डैमबेक के साथ साथ ही आगे भागते जाते हैं। वो दोनों जाकर क्लिफ के ऊपर रुकते हैं क्योंकि सामने के जितना भी ग्राउंड होता है वो सारे का सारा टूट चुका है और बहुत ही गहरी खाइयां बन चुकी हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों उस खाई के अंदर गिरने वाले थे। मास्टर डूवॉन डैमबेक से कहते हैं, यहीं पर रुको,
देखो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता कि अभी सामने क्या है, पता मोशिन हम दोनों के ऊपर अटैक करे। डैमबिग मास्टर डूवोन से कहता है आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं शांत रह सकता हूँ, वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसने इतनी बड़ी खाई बना दी है। डैमबिग चिल्लाकर कहता है प्रिंसेस डैन आप कहाँ पर हैं? डैमबिग ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपनी प्रिंसेस का नाम पुकार रहा होता है। वहीं पर धुआं हटता है तो सामने की तरफ दिखाते हैं, सामने एक छोटे से टीले के ऊपर हांसुजिन ने मोशिन को अपने गले से लगाया होता है और बहुत ही रोमांटिक सा सीन बना होता है। डैमबिग और मास्टर डूवोन उन टीलों के ऊपर से जंप करते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हांसुजिन उन दोनों से कहती है यहाँ पर करीब मत आना, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो पीछे ही रहो। वो दोनों भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। मोशिन की तरफ दिखाते हैं, हालांकि उसने मोशिन को गले से लगाया हुआ है लेकिन मोशिन की आंखें अभी भी रेड कलर में चमक रही हैं। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। मास्टर वैंग गेम वहाँ से वापस आ जाते हैं और कोलिशन के लीडर को आकर बताते हैं कि मोशिन के ऊपर एक मैजिक को अप्लाई किया गया था जिसका नाम सोल रीपर है। कोलिशन के लीडर भी ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर वैंग गेम कहते हैं मैंने सोल रीपर मैजिक के बारे में सुना था लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार इसको किसी के ऊपर अप्लाई होता हुआ देख रहा हूँ, ये वाकई में बहुत ही पावरफुल मैजिक है। कोलिशन के लीडर मास्टर वैंग गेम से कहते हैं क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि उसके ऊपर ये सोल रीपर मैजिक किसने कास्ट किया था? मास्टर वैंग गेम कहते हैं नहीं, उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसने बस इतना ही कहा, उसने कहा कि मैं वापस चला जाऊं और जाकर कोलिशन के लीडर को सारी सिचुएशन के बारे में बताऊं और इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी बहुत सारी की पावर को जाया कर दिया है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। कोलिशन के लीडर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें उसने किसी के बारे में नहीं बताया कि उसके ऊपर जो मैजिकल स्पेल किसने कास्ट किया है? मास्टर वैंग गेम कहते हैं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 69 की शुरुआत में म्यूरियम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स म्यूरियम कोलिशन के दरवाजे पे खड़े होती हैं जबकि मास्टर डूवोन वहाँ पर आते हैं। वो गार्ड्स मास्टर डूवोन को देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें कहते हैं क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मास्टर डूवोन से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता मास्टर वैंग गेम ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए होंगे? गार्ड कहता है हमारी शिफ्ट बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है, इसलिए आपको जो भी चाहिए वो जल्दी से ले लें। नई शिफ्ट वाले गार्ड्स मेरे ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करेंगे। फिर मास्टर डूवोन जल्दी से अपने योंगचन ग्रुप के पास जाते हैं। वो सारे के सारे मास्टर डूवोन को देखकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं पता है कि पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, सारे खा खा कर मोटे हो गए हो। वो सारे भी अपने कमांडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर उन सभी को उस सीक्रेट टनल के रास्ते से लेकर बाहर ले जाते हैं। वो सारे मास्टर डूवोन से कहते हैं मास्टर जूजी हमें इस बारे में न्यूज देते रहे हैं बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने हमें जितनी भी खबरें सुनाई है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा ड्राउनिंग थी। उन्होंने बताया कि हमारे मोशियोन ने बहुत सारे क्लैंस के लोगों को मार डाला है। मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं मोशन के बारे में जो खबर है कि वो मैग्यू क्लैन के साथ मिला हुआ है और सभी को मार रहा है, ये बात को छोड़कर बाकी सभी की सभी खबरें बिल्कुल सच हैं। हमारे मोजियोन ने वाकई में बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे मासूम लोग उसके हाथों से मारे गए हैं। जैंगजुक चिल्लाकर कहता है तो कमांडर आप मुझे अपने साथ लेकर इसलिए तो नहीं जा रहे, कहीं आप ये चाहते हैं कि हम लोग जाकर वाइस कमांडर के साथ फाइट करें और उसे पकड़ने में आपकी हेल्प करें? मास्टर डूवोन आगे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर तुम वाइस कमांडर के साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैंगजुक कहता है नहीं सर, मुझे उसके साथ फाइट नहीं करनी, बल्कि मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ। ली बियोंग कहता है सर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वार ऑफ गार्ड ने तुम सबको मिलने के लिए बुलवाया है? वो सारे ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वार ऑफ गार्ड तो 20 साल पहले मर चुका है, अब यहाँ वार ऑफ गार्ड कौन सा आ गया है? नेक्स्ट सीन एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पर मुशिन बैठा होता है। मुशिन अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है अभी भी मेरे सर में वो घंटियां बज रही हैं। जैसे ही मुझे वो घंटी की आवाज आती है उसी वक्त मुझे लगता है जैसे मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहा। मुझे अभी भी उन सारे मासूम लोगों के चेहरे याद हैं जिनको मैंने मार डाला है, सभी का कोई भी कसूर नहीं था और वो सारे मेरे हाथों से मरे हैं। हांसुजिन उसके पास ही बैठी होती है और उसे कहती है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, अभी तुम्हें अपने आपे में वापस आना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तुम जान बचा सकते हो। मोशिन उसे कहता है मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हांसुजिन उसे कहती है नहीं, तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की बल्कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुम मुझे बचा सको। और यहीं पर वो एक बैकफ्लैश मेमोरी दिखाती है जहाँ पर मोशिन ने उसकी तलवार से अपने गला काटने की कोशिश की थी ताकि वो हांसुजिन को बचा सके। जब मोशिन ने उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा था तो उसके हाथ पर कट लगा था। हांसुजिन उसे कहती है तुम्हारे हाथ पर ये सबूत है, ये कट का निशान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम एक कातिल नहीं हो और ना ही किसी को मारना चाहते थे। मोशिन को उसकी सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा बहुत हौसला होता है, वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है अब वक्त आ चुका है ब्लड कल्ट वालों को चाइना से हमेशा के लिए दूर करने का। वहीं पर उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा झरना होता है। मोशिन उस झरने के अंदर छलांग लगाता है और पानी के अंदर चला जाता
है, जबकि हान सुजिन वहीं पर खड़ी होती है। इस वक्त मास्टर डुवोन बाकी की सारी टीम को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। एंगजुन हान सुजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे कहता है, हान सुजिन नहीं, तुम्हारा नाम तो डैंसियो योन है, आज के बाद हम तुम्हें डैंसियो योन ही कहेंगे। वो सारे भी हान सुजिन को देखकर काफी खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने तो हम सभी को बेवकूफ बना दिया, तुम हमें बता सकती थी कि तुम कौन हो। जबकि बेक जियोन उसे कहता है, मुझे तो लगा था शायद मैगियो के लोगों के सर पर सींग होते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारे जैसी हो, हमें पता भी नहीं चला कि मैगियो की प्रिंसेस हमारे साथ है। ली बियोंग कहता है, तुम्हारे साथ यहाँ पर एक साथ खड़े होने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि सभी को इस बारे में पता है। हाउन कहती है, हाँ सभी को पता है कि तुम डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैनगॉक की पोती हो। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे मास्टर डैनगॉक और तुम्हारे डैड के साथ क्या किया था। आज जियोन उन दोनों से कहती है, सिस्टर ब्रदर तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। हान सुजिन भी उनसे कहती है, हाँ जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ, मुझे पता है कि वो सब कुछ कैसे हुआ था और किसने किया था, इस सब के पीछे ब्लड कल्ट वाले हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कुछ भी नहीं किया। मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, तुम सब लोगों के दरमियान में जो भी इख्तिलाफ है हम लोग उसको किसी दिन निपटा लेंगे, लेकिन आज के लिए हमें एक और जरूरी काम करना है। मोशन जो कि पानी के अंदर अपने दिमाग को शांत करने के लिए गया होता है, पानी के अंदर जाने से उसकी अपनी अच्छी वाली की पावर वापस आ जाती है और वो पानी के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो सारे भी अपने वाइस कमांडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, ये तुम्हारा वाइस कमांडर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके सामने ग्रीट करो, क्योंकि जो मास्टर सोवोल है यानी कि गॉड ऑफ वॉर है, इसके बारे में तुम सब लोग जानते हो कि जो 20 साल पहले मर गया था, लेकिन ये मरा नहीं। अब ये वाली बात सुनने के बाद जोंगशियन ग्रुप के सारे मेंबर्स ही बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा मोजियोन हमारा वाइस कमांडर सर मोसोवोल कैसे हो सकता है। सबके साथ ही दूसरी तरफ चाइना के बाहर का सीन दिखाते हैं। ब्लड कल्ट का लीडर अपनी पूरी आर्मी को लेकर चाइना के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, वो पटियों वाला मास्टर भी उसके साथ ही है और इस बार उनका लीडर काफी ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। उसे लगता है कि इस बार वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लेगा। मास्टर डुवोन कहते हैं, मैंने कोलिशन के लीडर को इस बारे में बता दिया है, मैंने उन्हें बताया है कि ब्लड कल्ट वालों के साथ हमारी बहुत ही जल्दी जंग होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से सारे के सारे कोलिशन वालों को तैयार करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फैक्शंस और फैमिलीज वाले उनकी बात मानेंगे, क्योंकि कोई भी ब्लड कल्ट वाली बात पर यकीन करने को राजी नहीं। और साथ ही हमने हान सुजिन की मदद से मैग्यू क्लैन से भी मदद मांगी है। मुझे नहीं लगता कि मैग्यू क्लैन वाले वक्त पर हमारी हेल्प करने के लिए आ पाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा हेल्प मिल सकती है। मोशन उन सभी से कहता है, फिर इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ हम 9 लोग हैं, क्योंकि ब्लड कल्ट की आर्मी से फाइट करेंगे। बेक जियोन उसे कहता है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। जीवोन कहता है, ये वाली फाइट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और हो सकता है कि ये हमारी आखिरी फाइट हो। मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम सब लोग सर मोसोवोल के सामने कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि तुम इसे अपना वाइस कमांडर मानते हो, लेकिन तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि वार ऑफ गॉड हमारे साथ है, हमें डरने की क्या जरूरत है। हान सुजिन मास्टर डुवोन से कहती है, हमें सिर्फ इस फाइट को जीतना नहीं है, बल्कि हमें इस फाइट को इस तरह जीतना है कि ब्लड कल्ट को जड़ से उखाड़ देना है। हमारी म्यूरिम कोलिशन में उनके जितने भी गद्दार सिपाहीज हैं, उन सभी को पकड़ना है। ब्लड कल्ट वालों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन छीन लिया, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया। हालांकि मेरे मैग्यू क्लैन वालों को भी अच्छी तरह से पता था मेरी फैमिली नहीं रही, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे जानवरों की तरह ट्रीट करते रहे हैं और हर रात मुझे इसी बात के डरावने सपने आते हैं और मुझे इन सारे डरावने सपनों से आजादी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ब्लड कल्ट का खात्मा करें। हान सुजिन उन सभी से कहती है, जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी जिंदगी गुजारो, या फिर तुम में से कोई, या फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें इस फाइट को जीतना है और ब्लड कल्ट वालों को हमेशा के लिए खत्म करना है, ताकि कोई भी मेरी तरह की जिंदगी ना गुजारे। नेक्स्ट सीन कोलिशन का दिखाया जाता है। कोलिशन के बाहर बहुत सारी फैक्शंस के सोल्जर आकर इकट्ठे होते हैं। मास्टर ली गियोम और मास्टर जूजी वहीं पर खड़े होते हैं। मास्टर ली गियोम कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं जो कि हर किस्म की फैक्शन से यहाँ पर आए हैं। लगता है कि आज ये हमारी कोलिशन के लीडर को उनकी पोजीशन से हटाकर रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर फाइट भी हो जाए। ये लोग तो हमारी कोलिशन के लीडर की बात को मानने को तैयार नहीं है। मास्टर जूजी कहते हैं, एल्डर्स की मीटिंग में ये सब कुछ तो पहले से डिसाइड कर दिया गया था, वो सब लोग कोलिशन के लीडर को हटाने वाले हैं, इसलिए इसमें ज्यादा सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। मास्टर जूजी मास्टर ली गियोम से कहते हैं, माउंट हुआ के सुप्रीम मास्टर के साथ हुई थी। सुप्रीम मास्टर कहते हैं कि उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उन सभी को मोजियोन ने मारा है, इसलिए वो लोग हमारे लीडर की बात को मानने को तैयार नहीं है, वो अपने सोल्जर्स को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। मास्टर जूजी कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारी आज की काउंसिल की मीटिंग में रिजल्ट्स तो बिल्कुल साफ हैं। हमारे कोलिशन के लीडर को अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग ही उसके खिलाफ हैं। मास्टर ली गियोम ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जूजी कहते हैं, हमारे कोलिशन के लीडर ने कहा था कि मेरा कोई भी फॉलोअर गुस्सा नहीं करेगा, मैं इस मसले को बहुत ही आराम से निपटाना है। मास्टर ली गियोम कहते हैं, भाई जो भी हो, मैं जाकर अपने चियोंसो ग्रुप को इकट्ठा करने वाला हूँ। इसी वक्त सामने वो देखते हैं तो सामने से वून हियोन जा रहा होता है। वून हियोन कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कमांडर ली गियोम की आवाज यहीं कहीं से सुनी है। मास्टर ली गियोम आके बढ़ते हैं और वून हियोन से कहते हैं, वून हियोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए माउंटेन के ऊपर गए हो। वून हियोन मास्टर से कहता है, कमांडर हमारे पास जरा सा भी
टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप को इकट्ठा करें। रास्ते में मैं आपको सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग एक एडवेंचर पर जाने वाले हैं। जबकि मास्टर सोंगवॉल को भी दिखाते हैं, वो भी 20 साल के बाद अपनी माउंटेन से नीचे उतर आए हैं और वो कोलिशन के लीडर के कमरे की तरफ जा रहे हैं। कोलिशन के लीडर अपने रूम में बैठे हैं, जबकि मेन हॉल में बहुत सारे एल्डर्स उनके सामने खड़े हैं और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। माउंट हुआ के एल्डर, सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे मास्टर सोंगवॉल वहाँ पर आते हैं। वो सारे के सारे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ब्लेड गॉड सोंगवॉल यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सारी एल्डर मास्टर सोंगवॉल से कहते हैं, तुमने तो 20 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि तुम अपनी पहाड़ी से नीचे नहीं आओगे, क्योंकि 20 साल पहले तुमने अपने जिगरी दोस्त यानी कि डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैनगॉक को मार डाला था। इसका तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा था, इसीलिए तुमने लीडरशिप भी छोड़ दी थी। तुमने कहा था कि तुम कभी भी हमारी कोलिशन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे और कभी वापस नहीं आओगे, तो आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मास्टर सोंगवॉल उन सभी से कहते हैं, हाँ मैंने 20 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब लोग यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सभी की जिम्मेदारी हेजियोंग के ऊपर डाल दो। इसको लीडर की पोजीशन को छोड़ने का कहो। जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर ने जो कुछ भी किया है वो अपने कंट्रोल में नहीं था, इस वजह से उसने सब कुछ किया है। एक एल्डर कहते हैं, जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का फैसला भी मास्टर हेजियोंग का ही था, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी भी तो इन्हीं की बनती है। जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का मकसद ब्लड कल्ट वालों को पकड़ना था, लेकिन वो आज तक किसी भी ब्लड कल्ट के मेंबर को नहीं पकड़ पाए। उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी फैक्शंस की इन्वेस्टिगेशन किया और हमारी कमजोरियां ढूंढने पर लगे हुए हैं। उनमें से एक एल्डर कहते हैं, और मैग्यू क्लैन की उस लड़की के बारे में क्या जो कि प्रिंसेस यहाँ पर छुप कर आ गई और जोंगचियोन ग्रुप का हिस्सा बन गई। ऐसा तो नहीं है कि हेजियोंग को इस बारे में पता नहीं था, कि लीडर को इस सब के बारे में पहले से पता था, उसने ये सब कुछ होने दिया। हमें लगता है कि उसी लड़की ने मोजियोन को अपने कंट्रोल में किया होगा। उसी लड़की के कहने पर मोजियोन ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है, क्योंकि वो भी अब मैग्यू के साथ मिला हुआ है। उनमें से एक एल्डर कहते हैं, हमारे कोलिशन के लीडर बस आराम से बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि ये भी मैग्यू क्लैन के साथ मिले हुए हैं। इसकी ये बात सुनते ही मास्टर सोंगवॉल गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। वो एल्डर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर सोंगवॉल कोलिशन के लीडर से कहते हैं, ये सब लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, जरा इनको देखो तो सही, ये किस तरह बात कर रहे हैं। ये मत कहना कि वो इन सब को इग्नोर कर रहा है और इन सब को बर्दाश्त कर रहा है। सारे लोग भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं, खासतौर पर माउंट हुआ के सुप्रीम मास्टर। वो कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन हम सबको बर्दाश्त कर रहा है। मास्टर सोंगवॉल उन सभी से कहते हैं, तुम सब लोग बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जो तुम लोग देखना चाहते हो, तुम्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर जितनी देर के लिए तुम बात कर रहे हो, तुम अपने मुंह से सिर्फ गंदी बातें ही निकाल रहे हो। एक एल्डर उसे कहते हैं, लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त आप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मास्टर सोंगवॉल चिल्लाकर उसे कहते हैं, शुक्र करो मेरा ब्लेड मेरे हाथ में नहीं है, वरना इस वक्त मैं तुम सभी की गर्दन उड़ा देता। ये बात सुनते ही वो सारे के सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 69 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर सोंगवॉल काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन एल्डर से कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बातें करने की। शुक्र करो मेरे पास मेरा ब्लेड नहीं है, वरना मैं तुम सभी लोगों की गर्दनें उड़ा देता। सारी एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर सोंगवॉल उन सभी से कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पहाड़ी को छोड़कर 20 साल के बाद तुम्हारे बीच क्यों आया हूँ? क्या मैं यहाँ पर तुम सब की बातें सुनने के लिए आया हूँ? नहीं, यहाँ पर मसला बहुत ज्यादा गंभीर है और ना ही मैं यहाँ पर हेजियोंग की लीडर की पोजीशन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कोलिशन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ब्लड कल्ट वाले यहाँ पर आ जाते हैं तो वो तुम सभी को मार डालेंगे। लेकिन तुम सब लोगों को इस तरह यहाँ पर बकवास करते हुए देखकर तो लगता है कि तुम सब लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैं वापस अपनी माउंटेन पर जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हेजियोंग ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। इसने जोंगचियोन ग्रुप का बनाया। जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का मकसद ही यही था कि ब्लड कल्ट वालों को यहाँ से बाहर निकाला जाए ताकि अमन और शांति कायम की जाए। लेकिन तुम सब लोग नहीं करने देते। उस लड़की के ऊपर तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो जिसे तुम कहते हो कि मैग्यू की प्रिंसेस है और जहाँ पर आकर तुम्हारे लोगों को मार रही है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो मेरे पास आई थी और वो अपने मॉम डैड की मौत के बारे में जानना चाहती थी कि उनके साथ क्या हुआ। मैंने उसे यहाँ पर कोलिशन के अंदर भेजा था। रही बात जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर की, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मोजियोन को एक कातिल कहने की या फिर उसे एक गद्दार कहने की। मोजियोन पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ और साथ ही मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूँ। अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी म्यूरिम कोलिशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही म्यूरिम कोलिशन है। वो फैक्शन के सुप्रीम मास्टर उनकी बात सुनते ही समझ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? मुझे थोड़ा बहुत शक तो पड़ रहा है। मास्टर सोंगवॉल उन सब से कहते हैं कि मैंने तुम सभी के सामने इतनी सारी बातें कर दी, तो तुम्हारे जहन में इस वक्त कौन सा बंदा आ रहा है? हुआ के मास्टर उसे कहते हैं, मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। नहीं, तुम वार गॉड की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वार ऑफ गॉड यानी मोसोवॉल अभी तक जिंदा कैसे हो
सकता है। मास्टर सोंगवॉल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो उसे कंफर्मेशन दे रहे हैं, हाँ वो मोसोवोल है। सीन फिर से ब्लड कल्ट वालों की आर्मी का दिखाया जाता है। ब्लड कल्ट वाले अपनी आगे की तरफ बढ़ रही है। लोग चाइना के बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं। लीडर और एल्डर दोनों ही ऊपर खड़े होते हैं अपने तख्त के ऊपर, जहाँ पर उनकी कुर्सी को कुछ मजदूरों ने उठा रखा होता है। एल्डर लीडर से कहते हैं, लीडर मुझे यहाँ से चाइना की सरहदें दिखाई दे रही हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी चाइना में एंटर होने वाले हैं। लीडर ये बात सुनते ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। बहुत ही जल्दी हम लोग ब्लड स्काई को ओपन करेंगे और यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देंगे। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग म्यूरियम कोलिशन तक नहीं पहुँच जाते। इस बार चाइना हमारा होगा। ब्लड कल्ट की आर्मी में सबसे आगे आगे ज़ोंबीज की आर्मी होती है और उनको एक जनरल लीड कर रहा होता है। लीडर अपने एल्डर से कहते हैं, हमारी ज़ोंबीज की आर्मी के कमांडर को आगे भेजो और साथ ही उनकी आर्मी को, ताकि वो रास्ते में आने वाले सभी को मार डालें। ज़ोंबीज की आर्मी के कमांडर अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हैं और साथ ही अपने ब्लड को बहाते हुए सारे ज़ोंबीज को एक्टिवेट करते हैं और उन सब से कहते हैं, चलो आगे बढ़ो। और वो सारे ज़ोंबीज चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। यहीं पर 3 आम लोगों को दिखाया जाता है। वो 3 आम लोग वहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदे ने यहाँ पर कुछ देखा होता है और बाकी के 2 को वो दिखाने के लिए साथ लाया होता है। बाकी के दोनों से कहते हैं, ब्रदर तुम यहाँ पर हमें क्यों लेकर आए हो? क्या यहाँ पर कोई खजाना दबा हुआ है? क्यों यहाँ पर ले आए हो इतनी दूर? बंदा उनसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी के दोनों से कहते हैं, तुम हमें दिखाना क्या चाहते हो? चाल वाला बंदा उनसे कहता है, मैंने यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स देखे थे, यहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले कोई फाइट हुई होगी, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। दूसरा बंदा उसे कहता है, लेकिन तुम हमें यहाँ पर इतने सारा स्केलेटन्स दिखाने के लिए क्यों लाए हो? स्केलेटन्स को देखकर हमें क्या मिलेगा? वो तीनों हमें इसी तरह बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने से अजीब सी आवाजें आना शुरू होती हैं। वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है? सामने से क्या आ रहा है? सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आ रहा होता है। वो ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी उनके करीब पहुंचता है, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। वो डर के मारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। वो ज़ॉम्बी जंप करता है और उनको मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मोशन की एंट्री होती है। मोशन उसे पंच मारता है और उसका सर उड़ा देता है। वो तीनों मोशन को देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? अंसुजीन उन तीनों से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से इस एरिया को खाली करो और रास्ते में जितने भी और लोग हैं उन सभी को भी लेकर यहाँ से चले जाओ। मास्टर डुवॉन भी वहीं पर होते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी करो, भागो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोशन वहाँ पर ज़ॉम्बीज की आर्मी को देखकर कहता है, लगता है कि लास्ट टाइम के बाद इन्हें बहुत बड़ा सबक मिला है। इस बार इनकी तादाद पहले से ज्यादा है, पिछली बार ये कम थे। मास्टर डुवॉन मोशन से कहते हैं, लास्ट टाइम तुम अकेले इनके साथ फाइट कर रहे थे और तुम्हारे साथ एग्यू क्लैन के 2 गार्डियंस थे जो कि बाद में पहुंचे थे, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ जोंगचियोन ग्रुप के 9 लोग हैं। जोंगचियोन ग्रुप के बाकी के मेंबर्स को भी दिखाते हैं, वो सारे भी निकल कर आ जाते हैं। मोशन कहता है, तो इस बार हमें ये फाइट जरूर जीतनी है, इस बार हमारी तादाद काफी ज्यादा है। मोशन उन सब से कहता है, मैंने तुम सब लोगों को प्रैक्टिस के दौरान बताया था कि इन सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है। हिबी क्लैन में तुम सभी लोगों ने ये बात साबित की थी कि तुम इन सारे ब्लड कल्ट के मेंबर्स से फाइट कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग इस सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज इससे बहुत ज्यादा है। आज तुम्हें अपना फुल देना है। यहाँ पर तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर रुकोगे तो मरोगे। अगर तुम एक को मारते हो तो साथ ही दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ जाओ। एक बार तुमने 10 ज़ॉम्बीज को मार दिया तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा टारगेट 20 ज़ॉम्बीज को मारना है, जब तक तुम 100 को नहीं मार देते। मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक 100 ज़ॉम्बीज को मारे। इसी तरह हम लोग इस फाइट को जीतेंगे, वरना हम लोग इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। मिशन चलाकर अपने जोंगचियोन डैन ग्रुप से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मारना शुरू करो। तो इसी के साथ ही रात का वक्त खत्म हो जाता है और सुबह का सूरज निकलता है। ज़ॉम्बीज की आर्मी का ग्रुप क्योंकि उन सभी के आगे आगे था, उन्हें रास्ता क्लियर करने का ऑर्डर दिया गया था। उनके पीछे पीछे ब्लड कल्ट के ओरिजिनल आर्मी आ रही है। वो सारे चलते हुए आ रहे होते हैं। सामने बहुत ज्यादा धुंध होती है, यहाँ पर धुआं होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उनका लीडर उन सब से कहता है, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। सामने कुछ नजर आता है, एक मिट्टी की डेयरी होती है और उस डेयरी के ऊपर एक सर पड़ा होता है। वो भागता हुआ आगे जाता है उसे देखने के लिए, तो वो ज़ॉम्बीज की आर्मी के जनरल का सर होता है। ये देखकर तो वो असैसिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो गया? वो भागते हुए वापस आते हैं और आकर अपने ब्लड कल्ट के लीडर को इस बारे में बताते हैं। ब्लड कल्ट के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपनी स्टेज के ऊपर से जंप करते हैं। जंप करने के बाद अपनी आर्मी के सामने यानी कि फ्रंट पे चले जाते हैं और फ्रंट पर जाने के बाद क्योंकि सामने बहुत ज्यादा धुआं होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वहाँ पर जाने के बाद अपनी की पावर को रिलीज करते हैं। पावर को रिलीज करने के बाद वहीं पर एक जबरदस्त धमाका करते हैं। उनकी पावर की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सामने जितना भी धुआं या धुंध होती है वो सारे की सारी उड़ जाती है। और जैसे वहाँ से वो धुआं या धुंध उड़ती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी होती हैं। उनकी ज़ॉम्बीज की जितनी भी आर्मी होती है वो सारे की सारी मर चुकी है। लीडर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैंने कितने ही साल
लगाकर 900 ज़ॉम्बीज़ की ये आर्मी बनाई थी और ये सारे के सारे एक ही बार में मर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लीडर पट्टियों वाले मास्टर से कहते हैं, चाइनीज यहाँ पर क्या हो रहा है? कहीं तुमने हमें किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा दिया? वो पट्टियों वाले मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वार गार्ड के ऊपर जो आपने सोल रीपर वाला स्पेल कास्ट किया था वो टूट चुका है। लीडर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं, चाइनीज लगता है तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए हो। लीडर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने उन्हें मोशन नजर आता है। मोशन लीडर से कहता है, क्या तुम अभी भी वही बेवकूफ इंसान हो कि लोगों का खून बहाने से एक गॉड बनना चाहता है? लीडर मोशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसकी आवाज और इसकी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है उसको महसूस करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं इसके ऑरा को पहचानता हूँ, ये वही है जिसने 20 साल पहले मेरे ऊपर अटैक करके मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया था और मैं इसके हाथों हार गया था। इसी की वजह से पिछले 20 साल से हमारी ब्लड कल्ट वाले गुफा में छुपे हुए हैं, कभी बाहर नहीं आ पाए। लीडर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग 20 साल के बाद फिर से मिलेंगे। मुझे तुम्हें मिलकर काफी खुशी हुई। ब्लैक टाइगर, मोस्ट ऑफ ऑल, द वार ऑफ गॉड। एल्डर भी मोस्ट ऑफ ऑल को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो पटनी वाले मास्टर से कहते हैं, चाइनीज तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है, लगता है तुमने वाकई में धोखा दिया है। पटनी वाले मास्टर से कहते हैं, मुझे क्या पता, मैंने तो इसको कंट्रोल किया था, पता नहीं इसने कैसे उस स्पेल को तोड़ दिया। लीडर कहते हैं, मुझे लगता है कि किस्मत हमारे साथ एक और मजाक कर रही है, हम दोनों को दोबारा से उसने मिला दिया है ताकि हम दोनों के दरमियान में विनर का फैसला किया जा सके। मोशन कहता है, मुझे लगता है कि तुम अभी भी उसी तरह के डिल्यूशनल हो, तुम्हें लगता है कि मेरा ब्लड बहाने से तुम एक वार गार्ड बन सकते हो। कल के लीडर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लगता है कि तुम इस बारे में भूल चुके हो कि तुम्हारा सामना किससे है। हमारा ब्लड कल्ट और ज्यादा ब्लड बहाने से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जितना हम लोग ब्लड बहाते हैं उतना ज्यादा हमारा कल्ट मजबूत होता है। पिछले 20 सालों में मैंने बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया है, अब तुम्हारे हमारे सामने टिकने का कोई चांस नहीं है। मोशन उसे कहता है, लगता है कि तुम अभी भी सपनों की दुनिया में हो। कल के लीडर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं कि सपनों की दुनिया में कौन है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक करते हैं। हमने जितनी भी ज़ॉम्बीज़ की लाशें होती हैं वो सारी की सारी उस धमाके के साथ उड़ती हुई मोशन की तरफ आगे बढ़ती हैं, जबकि उसकी एनर्जी का अटैक भी मोशन की तरफ आगे बढ़ता है। मोशन भी जल्दी से अपने वन स्टेप को रेडी करता है और उसकी एनर्जी के साथ अपने पंच को टकराता है, उसकी एनर्जी के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। लीडर भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लीडर के जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लीडर अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे लिए रास्ते को खाली करो। ऑर्डर्स को सुनने की देर थी कि वो सारे के सारे ब्लड कल्ट वाले लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, मोशन अपनी जोंगशियन ग्रुप से कहता है, अगर तुम सब लोगों ने रेस्ट कर लिया है तो फिर जल्दी से उठो और फाइट करो। तो सबसे पहले मास्टर डूवोन, हांसू जिन और ली बियोम आगे बढ़ते हैं। मास्टर डूवोन सबसे पहले असैसिन का सर काटते हैं और यहीं से फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ ली बियोम होता है और दूसरी तरफ हांसू जिन होती है, वो उन सभी को मार रहे होते हैं। लीडर हंसते हुए कहते हैं, तो इस बार तुम अकेले नहीं हो, पिछली बार तुम अकेले थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोगों के साथ तुम मेरी पूरी आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो यहीं पर हम लोग एपिसोड 70 को एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।